हेलो एवरीवन। आज हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में इससे पहले हम लोगों ने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के तहत कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद अब हम यह समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लागत चूँकि समझ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कोई भी उत्पाद जो होता है, प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है इनपुट्स पर। और जब हम एक फर्म के साधनों तथा उसके उत्पादन के बीच के संबंध को समझते हैं तो उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि साधनों और उत्पादन के बीच जो संबंध होता है उसे हम उत्पादन फलन कह सकते हैं। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, Q इज़ द फंक्शन ऑफ A, B, C एट्सेट्रा। A, B, C जो है वो डिफरेंट साधनों की मात्रा है और Q हमारा क्वांटिटी है। इसका अध्ययन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो सभी साधनों की मात्राओं को घटा बढ़ाकर हम देखें कि उत्पादन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और या कुछ साधनों को स्थिर रखें और एक या दो साधन को घटा बढ़ाकर हम यह जानने का प्रयास करें कि उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि जब हम सभी साधनों की मात्राओं को घटा बढ़ाकर उत्पादन को घटाने बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उसे हम लॉन्ग रन में करते हैं, और उसका अध्ययन हम रिटर्न्स टू स्केल या पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत करेंगे। परंतु जब हम बाकी साधनों की मात्रा, खासकर पूंजीगत जो हमारे साझे सामान है जैसे कि लैंड, मशीनरीज, हायर ऑफिसर्स, उन सब को अगर हम स्थिर रखते हैं और सिर्फ साधन या किसी एक साधन की मात्रा जैसे कि लैंड नहीं लेबर की मात्रा को घटा बढ़ाकर हम देखने का प्रयास करें कि उत्पादन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हम उसे कहेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या परिवर्तनशील अनुपात के नियम। इसका क्या मतलब है? क्यों कहते हैं इसे परिवर्तनशील अनुपात के नियम? क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है हमारा, देखिए यहाँ पर हमने प्रोडक्शन फंक्शन बनाया है। प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ A, B, C। वाई एक्सिस पर हम लोगों ने टोटल फिजिकल प्रोडक्ट को देखने का प्रयास किया है और एक्स एक्सिस पर लेबर की मात्रा है। यहाँ हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी बता रहे थे, कि बाकी साधन हमारे स्थिर हैं और सिर्फ लेबर की मात्रा को घटा बढ़ाकर हम यह देख रहे हैं कि उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेबर की मात्रा बढ़ाने पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व आता है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है, TP इस प्रकार से आ रहा है। शुरू में यह तेज़ी से बढ़ता है, उसके बाद बढ़ता तो है लेकिन इसके बढ़ने की रफ्तार कुछ कम हो जाती है, वृद्धि दर कम हो जाती है। उसके पश्चात यह स्थिर होता है और फिर यह घटने लगता है। तो हमारे पास टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व जो है इस प्रकार आता है। इसे हम प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, यानी उत्पादन फलन। तो हम यह देख रहे हैं इस रेखा के अनुसार कि शुरू में हमारे जो है उत्पाद बढ़ रहा है और फिर यह घट रहा है। इसका मतलब यह है कि जब हम एक साधन की मात्रा को घटा बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उत्पादन अंततः घट जाते हैं। इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री स्टिगलर ने इस प्रकार से कहा है कि जब कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक साधन में समान वृद्धियाँ की जाती हैं तो एक सीमा के पश्चात उत्पादन जो है वो घटने लगते हैं। उत्पादन में होने वाली वृद्धियाँ कम हो जाती हैं, अर्थात सीमांत उत्पाद घट जाते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा घटेगा। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? जैसे जैसे एक एक यूनिट का हम प्रोडक्शन करते हैं वैसे वैसे जो टोटल में प्रभाव पड़ता है टोटल प्रोडक्ट पर, उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो जब एक यूनिट पर पड़ने वाला प्रभाव हम जानने की कोशिश करेंगे, वो जब घटने लगता है तो उसके प्रभाव से हमारा टोटल प्रोडक्ट भी घटता है। इसे ही हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात के नियम। मतलब
जो साधन यानी लेबर जिसकी मात्रा हम बढ़ाते जा रहे हैं उसका अनुपात स्थिर साधनों की तुलना में लगातार बदल रहा है, यानी परिवर्तित हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम, दोनों का प्रोपोर्शन लगातार बदलता है। इसका अध्ययन करने से पहले हम कुछ मान्यताएं लेते हैं। पहली मान्यता हम ये लेकर चल रहे हैं, इस लॉ ऑफ परिवल प्रोपोर्शन का अध्ययन करने से पहले ज़रूरी है कि कुछ मान्यताएं ली जाए या कुछ स्थिर दशाओं में ही यह नियम लागू होता है। तो पहली जो मान्यता है वो यह है कि टेक्नोलॉजी जो है वो अपरिवर्तित रहनी चाहिए, अर्थात अगर नई टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन में यूज़ कर लिया जाए तो लेबर की मात्रा कम मात्रा पर भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा यह जो नियम है वो उस पर लागू नहीं होगा। दूसरा जो है कि कुछ साधन ऐसे अवश्य होने चाहिए जिनकी मात्रा स्थिर रखी जाए। अगर किसी साधन की मात्रा स्थिर नहीं रखेंगे तो जिस साधन की मात्रा को हम घटा बढ़ा रहे हैं उसका कैसे पता चलेगा कि उसका क्या प्रभाव प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। इसलिए यह भी आवश्यक शर्त है कि कुछ साधनों की मात्रा स्थिर अवश्य रखी जाए। तीसरी एक और मान्यता हम यह लेकर चलते हैं कि एक पदार्थ का उत्पादन करने के लिए विभिन्न जो साधन हैं उनके अनुपातों में परिवर्तन करना संभव है। अगर कोई ऐसा मान लो हम प्रोडक्शन बना रहे हैं, इस तरह का प्रोडक्शन का फर्म है जिसमें कि एक निश्चित मात्रा में कुछ साधनों का यूज़ करना पड़ता है, एक निश्चित अनुपात में ही कुछ साधन को हम यूज़ करेंगे तो वो प्रोडक्शन होगा। ऐसी स्थिति में यह नियम नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में जो है हमारा हो सकता है कि अगर हम एक साधन की ही मात्रा बढ़ाते चले जाएं तो हो सकता है कि प्रोडक्शन जीरो भी हो जाए या प्रोडक्शन पर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हो। तो इसका मतलब है कि जो हमारे विभिन्न साधन हैं वो इस प्रकार का प्रोडक्शन में हम इसमें ले रहे हैं इस नियम में, जिसमें कि उनका हम डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। तो निश्चित अनुपात में उनका यूज़ करना ज़रूरी नहीं है और ऐसा अधिकांश पदार्थों में लागू होता है। अधिकांश पदार्थ ऐसे ही होते हैं जिसमें कि हम कुछ साधन की मात्रा को घटा बढ़ा सकते ही हैं। तो इन तीन मान्यताओं के आधार पर जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के प्रमुख तीन अवस्थाएं या तीन स्टेज होते हैं। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला स्टेज जो है वो है पॉइंट Q1 तक। ये पॉइंट Q1 जो है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट जिसे कि मोड़ बिंदु कहते हैं, यहाँ तक जो है पॉइंट Q1 तक हमारा जो प्रोडक्ट है वह तेज़ी से आगे बढ़ता है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसकी वृद्धि की दर जो है वो बहुत ही तीव्र है। ऐसा इसलिए होता है, इसके बाद भी वृद्धि दर बढ़ती है, माने हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है Q2 तक, लेकिन यह जो बढ़ने की रफ्तार है वो वृद्धि दर कुछ कम हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है, इसे हम स्टेज 1 कहते हैं। Q2 तक हमारा स्टेज 1 है। Q से Q3 जबकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है या लगभग स्थिर हो रहा है, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेज 2। और Q3 के पश्चात यानी L3 के पश्चात हम देखते हैं कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो है हमारा वो नेगेटिव हो रहा है, इसे हम स्टेज 3 कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम तीनों स्टेज की जब हम व्याख्या करेंगे तो हम यह पाते हैं कि ये तीनों स्टेज की किस प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं कि हर स्टेज में जो है हमारा लेबर को बढ़ाने से टोटल प्रोडक्ट पर डिफरेंट प्रभाव पड़ रहा है। प्रथम अवस्था में हम यह देखते हैं कि हमारे जो स्थिर साधन हैं वो हम पहले यूज़ कर चुके हैं। स्थिर साधन मतलब हमने पूंजी हमारी लगा चुके हैं, लैंड, फैक्ट्री, मशीनरी सब कुछ लग चुका है और अब हम लेबर का यूज़ करना शुरू करते हैं। L1 तक हम जब लेबर का यूज़ करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो पहले से स्थिर साधन थे उनका बहुत ही पूर्ण कैपेसिटी से यूज़ होने लगता है। अभी तक जिनका कि यूज़ हो नहीं रहा था, उपयोग में नहीं आ रहे थे वो, और वो
अयूज थे, मतलब कि उनको हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, ऐसी स्थिति में जब लेबर के साथ उसका कॉम्बिनेशन होता है तो उत्पादन तेज़ी से बढ़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि जब उसका ऑप्टिमम यूज़ हो जाता है, ऑप्टिमम हम जब उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद वो उसकी वृद्धि की दर कम हो जाती है। तो Q1 तक हमारा एवरेज प्रोडक्ट कर्व जो है वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है। उसके बाद उस समय तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो घटना शुरू हो जाता है। मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है हमारा, वो जब घटना शुरू हो जाता है तो उसके प्रभाव से ये टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो घटने लगता है, एवरेज प्रोडक्ट भी घटेगा, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम स्टेज 3 में आते हैं। और यहाँ तक क्या होता है कि Q1 जहाँ Q2 तक हमारा स्टेज 1 है, Q2 से Q3 हमारा स्टेज 2 है। स्टेज 2 में जो है दोनों, इसे हम स्टेज 1 को हम कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, अर्थात कि उसमें जो है हमारा बढ़ते स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स इसलिए कहते हैं कि उसमें हम जितना लेबर लगाते हैं उससे ज़्यादा मात्रा में हमें जो है आउटपुट प्राप्त होता है। रिटर्न्स जो है हमारे वो बढ़ते हुए होते हैं, इसलिए उसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं। इसके बाद दूसरी अवस्था जो होती है जिसे हम स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी इसे घटते प्रतिफल की दर से इस पर लागू होता है स्टेज 2 पर। स्टेज 2 जो हमारा Q2 से Q3 के बीच में स्टेज 2 है, इसे हम कहते हैं घटते प्रतिफल की दर, जिसमें कि उसको जो है इसलिए कहते हैं कि वृद्धि हो रही है लेकिन घटती हुई दर से हो रही है। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें सीमांत उत्पादन यानी AP और MP दोनों ही घटते हैं, इसलिए स्टेज 2 में जो है हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स प्राप्त होता है। और ये जब स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है जहाँ पर इसका अंत होता है यानी कि L3 तक, तो वहाँ पर हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, और L3 के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। और इस प्रकार तीसरा जो स्टेज है हमारा Q3 के बाद, L3 लेबर लगाने के बाद जो हम अगर और लेबर लगाते हैं तो हमें जो रिटर्न्स प्राप्त होंगे वो निगेटिव होंगे, जिसे कि हम स्टेज ऑफ निगेटिव रिटर्न्स कहते हैं। अर्थात तीसरा स्टेज जो है उसे हम स्टेज ऑफ निगेटिव रिटर्न्स कहते हैं। और इसमें जो है कुल उत्पादन में भी जो है वृद्धि अब नहीं होता है बल्कि वो घटने लगता है, और परिवर्तनशील साधन जो होते हैं उसमें वो निगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात देखने में योग्य है कि स्टेज 1 और स्टेज 3 दोनों में एक बात कॉमन है। वो क्या बात कॉमन है कि स्टेज 1 में जो है वो हमारा कांस्टेंट जो हमारा जो फैक्टर्स है वो बहुत अधिक मात्रा में है और वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो कम है। इसी तरह स्टेज 3 में ठीक इसका उलट हो जाता है कि हमारे वेरिएबल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, वेरिएबल फैक्टर हमारा लेबर जो है बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, और वो कांस्टेंट फैक्टर जो है वो बहुत कम हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ना तो स्टेज 1 और ना तो स्टेज 3, दोनों ही स्थिति में उत्पादन करता है, ये प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो ये जानने की बात है कि एक्चुअल जो है वो एक्चुअल ऑपरेशन का कौन सा स्टेज है। तो ये जानने के लिए हम ये लॉजिक की बात है, विवेक की बात है कि Q2 तक चूँकि उसका उत्पादन बढ़ ही रहा है, तो कोई भी प्रोड्यूसर सोचता है कि जब अभी प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो अभी और बढ़ाना चाहिए। और इसके बाद Q3 के बाद उसको चूँकि नेगेटिव रिटर्न्स मिलने लगते हैं तो वो Q3 के बाद भी प्रोडक्शन नहीं करता है। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन जो है एक्चुअल जो स्टेज है जिसमें कि वो ऑपरेशन करेगा, एक्चुअल ऑपरेशन का जो स्टेज है वो है स्टेज 2, Q2 से Q3 के बीच में। तो वहाँ पर कहीं पर वो जो है अपना तय करेगा, वो साधनों की कीमतों पर डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पर प्रोडक्शन को अपना करे। और प्रथम स्टेज में तो नहीं करेगा, स्थिर साधन इतने ज़्यादा वो लगा चुका है स्थिर साधनों को कि वो चाहेगा कि उसका ऑप्टिमम यूज़ पहले हो जाए।
इसका मतलब Q2 और Q3 के बीच में जो है उसका स्थिर साधन और वेरिएबल फैक्टर्स और कांस्टेंट फैक्टर्स दोनों एक ऐसे प्रोपोर्शन में होते हैं जहाँ पर कि वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है और उसका फुल यूज़ साधनों का वो कर रहा है। तो वो स्टेज 2 में कहीं पर एक्चुअल ऑपरेशन करेगा। और कई प्रथम और तृतीय स्टेज को इसलिए कई अर्थशास्त्री जो है इकोनॉमी का नॉनसेंस भी कहते हैं कि मूर्खता का ये थर्ड स्टेज, और फर्स्ट स्टेज जो है उसे वो मूर्खता का भी स्टेज मानते हैं कि इसमें कोई भी विवेकशील उत्पादनकर्ता उत्पादन नहीं करेगा, वह हमेशा स्टेज 2 भी करेगा। तो ये हम लोगों ने अभी तक देखा कि परिवर्तनशील उत्पाद के नियम के अनुसार अंततः अगर एक साधन की मात्रा को हम बढ़ाते जाएं और कांस्टेंट रखें कुछ साधनों को, तो उत्पादन जो है वो वृद्धियां कम हो जाती हैं या घटती हुई दर से अंततः उत्पादन में वृद्धि प्राप्त होती है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अनुसार हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं। और ऐसी स्थिति में इसमें 3 स्टेज हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज। और फर्स्ट स्टेज को हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं, सेकेंड स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहेंगे, सेकेंड स्टेज को हम कहेंगे स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और थर्ड स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। और कोई भी विवेकशील उत्पादक जो है वो स्टेज 2 यानी स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में वो जो है अपना उत्पादन करेगा, और स्टेज 1 और स्टेज 3 में वो नहीं करेगा। तो ये हम देख रहे हैं कि इसका क्या ये तीनों तो हम लोगों ने इस परिणाम पर पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में अलग अलग तरह से हमें रिटर्न्स प्राप्त होते हैं। स्टेज 1 में जो है जैसे जैसे हम स्थिर साधनों के साथ यानी फिक्स साधन फैक्टर्स के साथ वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ करते जाते हैं, मात्रा बढ़ाते हैं वेरिएबल फैक्टर्स की, तो हम ये देखते हैं कि वो जो है उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो हमारे फिक्स फैक्टर्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, रखी हुई मशीन का यूज़ होने लगता है, बिल्डिंग का इस्तेमाल होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है। इसके अलावा ये भी होता है कि जैसे जैसे हम लेबर की मात्रा बढ़ा रहे हैं, इसका जो है कार्य कुशलता भी बढ़ता है, इसमें श्रम विभाजन नहीं होता है। श्रम विभाजन का क्या मतलब है कि इसमें जो है जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ाते हैं इसमें श्रम विभाजन संभव हो जाता है। शुरू में संभव नहीं होता है, क्योंकि अगर हम कम मात्रा में लेबर लगाते हैं तो उसे हम किसी भी काम पे लगाते हैं तो उसका पूर्ण यूज़ नहीं होता है। उसके बाद अगर हम उसकी मात्रा बढ़ाते जाते हैं, ज़्यादा लेबर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ज़्यादा लेबर लगाने से उनका जो है उनका जो उनका स्किल है, अलग अलग लेबर का अलग अलग स्किल है, वो अपना स्किल का पूरा यूज़ कर पाते हैं उनके, तो इस कारण से उनका फुल यूज़ हो पाता है, पूरा यूज़ होता है। इस कारण से हम ये कहते हैं कि कार्य कुशलता श्रमिकों की भी बढ़ती है, इस कारण से भी प्रोडक्शन बढ़ता है। जब सेकेंड स्टेज की अगर हम व्याख्या करना चाहें डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम साधनों की मात्रा को अब बढ़ाते जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है स्थिर साधन की मात्रा निरंतर घटती जाती है और उनका जो है सहयोग अब कम मिलने लगता है, और उत्पादन मात्रा में जो है सिर्फ लेबर की मात्रा बढ़ती जा रही है, जबकि हमारे स्थिर साधन अब कम हो रहे हैं। इस कारण से उसका जो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमें प्राप्त होने लगते हैं। और नेगेटिव रिटर्न्स में तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम साधन जो है स्थिर साधन, दो कारण से नेगेटिव रिटर्न्स होते हैं। अविभाज्य होते हैं स्थिर साधन, मतलब उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जो हमारे बड़ी मात्रा में बड़ी मशीनरी हैं और सब हैं, उसका जिस तरह से हम एक बार यूज़ कर रहे हैं उसका एक निश्चित मात्रा में यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद जो है जब यह ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो जाता है, ऑप्टिमम दोनों का स्थिर फिक्स फैक्टर और जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स है दोनों का ऑप्टिमम जब इस्तेमाल हो जाता है, उसके बाद दोनों का नेगेटिव प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ने लगता है। इस कारण से हम ये देखते हैं कि लास्टली जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार जो है हम लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझने का प्रयास किया है। और इसके बाद रिटर्न्स टू स्केल की व्याख्या की बात है, तो उसमें जो है हम ये जानते हैं कि जब हम पूरा स्केल बदल देते हैं तो हमें
जिसे कहते हैं पैमाने का प्रतिफल, जिसमें कि लॉन्ग रन में हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर क्या लॉन्ग रन में ही वो होगा, लॉन्ग रन उसको कहते ही हैं जब हम पूरा का पूरा प्लान चेंज कर लेते हैं। ये तीनों स्टेज रिटर्न्स टू स्केल में भी हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन उनके कारण दूसरे होते हैं। आज इतना ही।